जन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल होने वाला है। आप लोग क्लास 9th में यानी अपने पिछली कक्षा में एक चर में रैखिक समीकरण और दो चर में रैखिक समीकरण के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसको ग्राफिक विधि से कैसे हल किया जाता है उसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हमको पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमको दो समीकरण को एक साथ स्टडी करना है। दो समीकरण को एक साथ कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में यहाँ कई तरीक़ों से स्टडी किया जाएगा, उसके बारे में सीखा जाएगा। और इस चैप्टर को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊं, जैसे कि आप लोग को इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सके, है ना। तो चलिए, और हम भी आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ जितने जोश के साथ मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसी जोश के साथ आप लोग इसको सीखना भी चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो चर का मतलब, चर का मतलब क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। बहुपद जो आपने पढ़ा उसको ख़त्म किया तो उसमें हमने चर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि चर क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो चर क्या होगा, इसमें दो चर आएंगे। दो चर का मतलब x के साथ साथ मान लीजिए x है तो y, मतलब इसमें क्या होंगे, ऐसा समीकरण आएगा जिसमें कि दो वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल आप जाने रहे हैं क्या होते हैं, जिनका हमारा हमेशा बदलता रहता है। रैखिक समीकरण, ठीक है। देखिए, समीकरण पहले क्या होते हैं, इस समीकरण सबको समझ लेते हैं। समीकरण, देखिए समीकरण क्या होता है। समीकरण, आप मान लीजिए आपका कोई बहुपद है x² + bx + c, या कोई रैखिक बहुपद लिख लीजिए ax + b, है ना। इस बहुपद, ये क्या है आपका एक बहुपद है। तो जैसे इस बहुपद में हम इक्वल का साइन लगाते हैं, किसका साइन, इक्वल का, तो वो किसके रूप में बदल जाता है, समीकरण के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे हम किसी बहुपद में इक्वल का साइन लगा देते हैं, वो बहुपद किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका द्विघाती समीकरण हो गया। ये आपका क्या, रैखिक बहुपद है। जब इस रैखिक बहुपद में इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। उसी प्रकार से दो चर में बहुपद देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है ax + by + c, ठीक है। ये क्या है, आपका एक बहुपद है। दो चर में बहुपद है। कौन कौन से दो चर हैं, एक ठो x है और एक ठो y है। एक x है एक y है, तो ये चर हो गया एक, ये चर हो गया दो। ये क्या है, आपके दो चर में बहुपद है। यही दो चर में बहुपद आपका समीकरण में बन जाएगा। कैसे, जैसे हम इसके यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, ये आपका बन गया दो चर में रैखिक बहुपद। ठीक है, ये एक चर में रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ एक चर है, yx है। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक बहुपद रहेगा और उसके पावर 1 रहे तो रैखिक समीकरण होगा एक चर में। और ये क्या हो जाएगा, आपका दो चर में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमको रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। यानी कि हमको यहाँ पर सिर्फ एक समीकरण नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हमको एक रैखिक समीकरण नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमको यहाँ पर दो दो समीकरण दिए जाएंगे और बोलेगा कि उसको हल करिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा यानी साधारण सा स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कैसा देखने को मिलेगा, व्यापक रूप क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हमको क्या मिल सकता है, a2x + b2y + c2 = 0। इस रूप में हमको क्या मिलेंगे, दो समीकरण देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेम रहेंगे, एक्स वाई दोनों में रहेंगे, सेम वेरिएबल रहेंगे। पहले वाले समीकरण में भी एक्स वाई रहेंगे, दूसरे वाले समीकरण में भी एक्स वाई रहेंगे, लेकिन उनका जो गुणांक रहेगा, उनका जो
ये फैक्टर क्या कहते हैं आपका कोफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेंगे, बदले रहेंगे। यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है ना। तो ये इस प्रकार से रहेंगे, वेरिएबल सेम रहेंगे लेकिन इनके जो फैक्टर रहेंगे, सॉरी फैक्टर नहीं, इनका जो गुणांक रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो मेनली क्या होगा, इस चैप्टर में हम लोग इसी स्ट्रक्चर पर इसी 2 युग्मों के बारे में स्टडी करेंगे। ये 2 रैखिक समीकरण रहेंगे, उनके युग्म को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इस रैखिक समीकरण के युग्म को कई तरीक़ों से सॉल्व किया जाएगा। इसमें 3-4 तरीके हैं जिस विधि से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको अलग अलग देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा 2 चर क्या होते हैं और रैखिक समीकरण और युग्म क्या होता है, इसको हमने बता दिया। युग्म का मतलब क्या होगा, यानी पेयर होता है, यानी आपको 2 रैखिक समीकरण एक साथ दिए जाएंगे। 2 रैखिक समीकरण क्या किए जाएंगे, एक साथ दिए जाएंगे। तो आप देख लेते हैं रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरणों का हल। चलिए देखिए हम क्या कर सकते, रैखिक समीकरणों का हल हम मुख्य रूप से 2 प्रकार से कर सकते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका आलेखी विधि, आलेखीय विधि, और एक होता है आपका बीजगणितीय विधि। ठीक है, इन 2 विधियों से हम क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि रैखिक विधि में, हाँ उसके बाद देखिए रैखिक विधि तो आपका अकेला है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कई पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक तो आएगा आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपका रहेगा विलोपन विधि। तीसरा आपका इसमें रहेगा वज्र गुणन विधि। तो बीजगणितीय विधि में मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, इन 3 तरह से हल कर सकते हैं बीजगणितीय विधि में। यानी बीजगणितीय का जो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट और देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे मुख्य भाग क्या रहेंगे, आलेखी विधि, बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि में आपको क्या हो जाएगा, 3 भाग और देखने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आलेखी विधि से हम इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, तो अब हेडिंग लगाएंगे आलेखी विधि द्वारा समीकरण युग्मों का हल। तो लिखेंगे आलेखी विधि द्वारा, क्या, आलेखीय विधि द्वारा हल। देखिए आलेखी विधि द्वारा हल हम कैसे करेंगे। देखिए बेटा एक बात तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में रैखिक समीकरण, 1 चर में रैखिक समीकरण, 2 चर में रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो भाई तो कोई बात नहीं है, हम हैं बता रहे हैं, सुनिएगा। रैखिक जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं, मान लीजिए ax + b है, रैखिक समीकरण आपका एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। रैखिक समीकरण क्या करते हैं, एक सरल रेखा को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनका जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अगर इनका ग्राफ इनका बनाया जाए तो क्या करेंगे, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक रहेगा तो एक सरल रेखा रहेगा। ठीक है, यदि इस प्रकार से आपका 2 हो जाए, मान लीजिए एक तो और हो जाए ay + b हो जाए, तो ये भी क्या, ये भी रैखिक समीकरण है।
तो ये भी क्या करेगा, एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, एक सीधी रेखा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, दो समीकरणों को एक साथ हल करना है, दो समीकरणों को एक साथ लेकर चलना है, उसको एक साथ हल करना है। चूँकि हमें क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म को लेकर चलना है, यानी पेयर आपको इसमें दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए जाएंगे और उसको सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जब दो रेखाएं जो दो सरल रेखाएं जब एक साथ रहेंगी, दो सरल रेखाएं जब एक साथ रहेंगी तो उसमें क्या हो सकता है, आपका तीन कंडीशन बन सकता है, तीन कंडीशन बन सकता है। देखिए यहाँ पर एक चर में हमने लिखा है, यहाँ पर क्या किया है, एक चर में लिखा है। आप चाहे एक चर में लिखिए, चाहे दो चर में लिखिए, चाहे तीन चर में लिखिए, यदि वह रैखिक समीकरण है, यदि वह रैखिक समीकरण है तो हमेशा क्या करेगा, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ पर हमको वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है कि एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है कि तीन वेरिएबल है कि चार, चाहे जितना भी रहे, यदि वो रैखिक समीकरण है, वेरिएबल्स कोई मतलब नहीं है, यदि वो रैखिक समीकरण है तो वो एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा तो करेगा। तो इसलिए आपका ये भी हो सकता है एक्स वाई प्लस बी वाई, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मान लीजिए 1 है, और ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 है ना। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, ये दोनों ही, इसमें दो वेरिएबल है, वहाँ पर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं है, बस देखना है उसका घात पावर 1 है कि नहीं है। अगर रैखिक समीकरण है तो ये क्या करेगा, एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बताने जा रहे थे कि जब दो रेखाएं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो समीकरणों के साथ कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये दो रेखाएं होती हैं, तो जब दो रेखाएं एक साथ रहेंगी तो वहाँ आपका तीन कंडीशन बनेगा। क्या, कितने कंडीशन, तीन कंडीशन बनेंगे। कौन कौन से कंडीशन बनेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए पहला कंडीशन तो ये बन सकता है कि हो सकता है ये दोनों रेखाएं, हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को काट सकती हैं। सिंपल सी बात है, दो रेखाएं हो सकता है एक दूसरे को क्या कर रही हों, काट रही हों, है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि बीच से ही काटे, आपका यहाँ से काट सकता है ना, यहाँ से काट सकता है, कहीं से भी काट सकता है, बस काटना चाहिए। यानी कि क्या हो सकती है, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कर रही है ना। जब एक दूसरे को ये काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक दूसरे को एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर क्या कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। काटने का मतलब एक बिंदु पर क्या कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो ये आपका पहला कंडीशन बना, पहला कंडीशन बना जब दो रेखाएं एक साथ रहेंगी। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक दूसरे को क्या कर सकती हूँ, एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे क्या हों, एक दूसरे को काटती नहीं हो, एक दूसरे क्या हो जाए, समांतर हो जाए। भाई कितनों इसको आगे बढ़ा लो, कितनों पीछे बढ़ा लो, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, काटवा नहीं करेंगी, है ना। तो ये हो सकता है कि एक दूसरे को काटे नहीं, तो ये क्या हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, है ना, समांतर। तो ये दूसरा कंडीशन बन सकता है, ये दूसरा कंडीशन बन सकता है। एक तीसरा कंडीशन ये भी बन सकता है आपका कि ये भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या हों, एक दूसरे के ऊपर हो। ये दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक के ऊपर एक हो सकती हैं, एक के ऊपर एक हो सकती हैं। तो जब दो रेखाएं यानी दो समीकरणों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हमारा ये तीन कंडीशन बनेगा। जब हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे तो हमको बार बार यही तीन कंडीशन मिलेंगे, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती होंगी, या तो एक दूसरे को क्या होंगी, समांतर होंगी, या तो एक दूसरे पर स्थित होंगी, यानी संपाती जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मुख्य रूप से बनेगा जब हम इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं थोड़ा और बढ़िया से, बेटर से। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया जाता है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बस ध्यान से देखिए। आपको ये चैप्टर अगर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो चैप्टर आपको मक्खन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। देखिए यदि हम इसको ग्राफी विधि से हल करें, यानी इसका अगर जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ है ना, ग्राफ इसका बना सकते हैं। ठीक है,
ग्राफ बना सकते हैं और इसको हम 2-3 भागों में बांट दे रहे हैं। देखिए पहला कंडीशन हमारा क्या बन सकता है, पहला कंडीशन में हो सकता है कि एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, प्रतिच्छेद कर रही हूँ, एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, प्रतिच्छेद कर रही हूँ। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। जब भाई ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर, चाहे यहाँ कहीं भी, तो कैसी रेखाएं कहाँ जाएंगी, यानी बोलेंगे हम कि क्या ये दोनों क्या हैं, आपस में एक प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए आपका कि इसके हल कितने होंगे, इसके हल कितने होंगे, तो अब सिंपल सी बात है, जब एक दूसरे क्या कर रही हैं, किसी एक ही बिंदु पर काट रही हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं, अब कहीं भी कटाइए इसको, चाहे इसको ऐसे कहीं भी काटिए, तो दो रेखाएं एक दूसरे को हमेशा किसी एक ही बिंदु पर काटेंगी। यह बात हमेशा याद रख लीजिए। ठीक है, पत्थर का लकीर है कि दो रेखाएं एक दूसरे को हमेशा एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो जब एक ही बिंदु पर काटेंगी तो यहाँ पर कोई एक ही पॉइंट मिलेगा ना। जब एक बिंदु पर काट रही हैं तो x का कोई होगा, y का कोई होगा, तो दोनों क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि इसका जो हल होगा केवल कितना होगा, केवल और केवल एक हल होगा। कितना होगा, एक हल, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाओं का कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काटती हैं, सिर्फ एक बिंदु पर काटती हैं। याद हो गया बेटा। चलिए इसको केवल एक हल बोलिए, चाहे अद्वितीय हल बोलिए। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। कहीं कहीं आपको अद्वितीय हल भी मिलेगा तो आप कंफ्यूज न होइएगा। ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, उसके बाद एक और बात आती है कि पूछ सकता है कि दो समीकरण दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि संगत हैं कि असंगत हैं, संगत है कि क्या हैं। तो देखिए अब जब ये दूसरे को काट रही हैं, यानी कि ये क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के कब काटेंगे, जब एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ हैं, यानी संगत हैं। तो ये जब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। क्या होती हैं, संगत होती हैं। क्लियर हो गया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस रेखा को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या करती हैं, सिर्फ एक जगह काटेंगी, इसलिए उनका केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा, और उनको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। एक दूसरे क्या रहेंगे, संगत होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन हमारा क्या बन सकता है, दूसरा कंडीशन बताए दिए हुए हैं। क्या हो सकते हैं, एक दूसरे को समांतर हो सकते हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, एक दूसरे क्या हो सकते हैं, समांतर। ठीक है, तो देखिए समांतर हो गई तो हम किसको, जब ये काट रहे हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलें, जब समांतर हैं तो क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं, ऐसे रेखा क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। और इनके बताइए कितने हल होंगे, बताइए कितने हल होंगे। ये दो समांतर रेखाओं के हल कितने होंगे, कितने होंगे, एक भी नहीं। वेरी गुड। इनके क्या होंगे, एक भी हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रहे हैं। चाहे इनको आगे बढ़ाइए चाहे पीछे बढ़ाइए, कहीं भी बढ़ाएंगे ये दूसरे को टच ही नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, कहीं टच ही नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा नहीं, कोई ऐसा बिंदु मिलेगा नहीं जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो इसके कोई हल नहीं रहेंगे, है ना। जब कोई पॉइंट मिलेगा नहीं तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, यानी कि जब समांतर हमको मिलेगा रेखाएं तो हम क्या लिखेंगे, उस रेखा को बोलेंगे समांतर रेखाएं और उसके कोई हल नहीं। ठीक है, और इसी बोलेंगे क्या, संगत है कि असंगत, बताइए संगत है कि असंगत है। जब टच नहीं करेगा एक दूसरे को तो क्या होंगे, एक दूसरे के संगत नहीं होंगे। भाई संगत में अगर किसी का आप संगत साथ हैं तो उसको बिना टच किए रह थोड़ी सकते हैं। इसका मतलब ये टच नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनते चलिए, आपका चैप्टर मक्खन हो जाएगा। देखिए दो कंडीशन हो गया, आइए तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं। चलिए सर तीसरा भी देख लेते हैं, दो देख लिए तो तीसरे में क्या है उसको भी देख लेंगे, डरते थोड़ी हैं। देखिए तीसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों क्या हों, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही क्या कर रही हैं, स्थित हों।
यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, ऐसे हो सकती हैं, एक दूसरे को ढक रही हो, एक दूसरे को ढक रही हैं। अब चाहे इसको आगे बढ़ाइए चाहे पीछे बढ़ाइए, जब एक दूसरे पर हैं तो आगे बढ़ाएंगे तो भी उसी पर रहेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो भी उसी पर रहेंगे, है ना। तो ऐसे रेखाओं को क्या बोला जाएगा? ऐसे रेखाओं को क्या बोला जाएगा? समपाती। वेरी गुड, समपाती। ऐसे रेखाओं को क्या बोला जाएगा? समपाती। ठीक है, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं के बताइए कितने हल होंगे? जब एक जगह काटा तो एक हल, जब कहीं नहीं काटा तो कोई हल नहीं। अब यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर ही हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो यहाँ 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 मतलब सगरी से टच कर रहे हैं, हर जगह टच ही टच कर रहे हैं। यहाँ पर एक जगह टच किया तो एक हल, कहीं टच कर नहीं किया तो कोई हल नहीं। अब जब एक के ऊपर एक हैं तो सगरी तो टच ही कर रहे हैं, है ना। तब सगरी टच कर रहे हैं, हर जगह टच कर रहे हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल लिख ही सकते हैं, है ना। अनेक हल लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। जब हर जगह टच कर रहे हैं तो अनेक हल होंगे। चलिए, अब जब टच कर रहे हैं तो टच कौन करेगा? अभी बताएं, टच कौन करेगा? जो साथ में होंगे, संगत होंगे, है ना। संगत हैं तो टच कर रहे हैं, तो जब टच कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएंगे? संगत। क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, हाँ, तो हमने ये जान लिया आलेखी विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, 3 कंडीशन बनेगा। अगर उसका मान निकालेंगे तो हो सकता है एक दूसरे को काटती हो। अब देखिए, यहाँ काटने पे नहीं सोता, बस बीच में काटे, है ना। कई बार बता चुके हैं हम लोग को, ऐसे भी काट सकते हैं, है ना, ऐसे भी काट सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, आपका ऐसे भी काट सकते हैं। मतलब बस काटना चाहिए। अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रहेंगे। एक दूसरे को काट रहे हैं तो प्रतिच्छेदी रहेंगे, है ना। हाँ, अब ये सोच सकते हैं, आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ये भी तो हैं, ये तो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काट नहीं रहे हैं, है ना। ये भी तो क्या कर रहे हैं? दूसरे को काट नहीं रहे हैं, सही कर रहे हैं। आपके मन में सही क्वेश्चन उठ रहा है। लेकिन बेटा ये बताइए, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं या आगे या पीछे बढ़ाएं, जब ये समांतर नहीं है तो कहीं तो अगर काटेंगे, कहीं तो अगर काटेंगे, काटेंगे ना। तो जब उसको आगे पीछे बढ़ाने पर काट ही दे रहे हैं, इसका मतलब एक बिंदु पर काट रहे हैं, तो क्या कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगे। हमको क्या करना है, यदि नहीं काट रहे हैं तो चाहे कितनों इसको आगे बढ़ाएं, चाहे कितनों इसको पीछे बढ़ाएं, कहीं टच नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, तभी क्या होंगे? समांतर रेखाएं होंगे। तो अब दो को चाहे कैसे भी कर लीजिए, आपको ये 3 कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, यदि आपको 2 समीकरण दे दे, यानी कि आपको 2 समीकरण दे दे, मान लीजिए आपको दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसको हल करने पर मतलब इसका हम जब अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालने पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन समपाती है ना। तो देखिए, इसको भी बता देते हैं। प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा, जब हम इनका अनुपात निकालेंगे, यदि आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि इन दोनों का अनुपात निकालने पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि ये बराबर नहीं है तब इसे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। अब तीसरा वाला जो c1/c2 करेंगे वो हो सकता है इसके बराबर हो, इसके बराबर नहीं भी हो सकता, उससे हमें नहीं लेना है। हमको सिर्फ क्या लेना है, यदि हम अनुपात निकालें a1/a2 और b1/b2 को देखें, अगर बराबर नहीं आया तो हमको उसका आगे नहीं करना है, बस तुरंत लिखेंगे क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। अब प्रतिच्छेदी हो जाएगा तो उसको लिख देंगे केवल एक हल और संगत हो जाएंगे। उसी प्रकार से समांतर रेखाओं के लिए क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है कि किसके लिए कौन सा सिंबल, कौन सा कंडीशन बन रहा है ना। समांतर के लिए क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 तो रहेगा, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2, यानी a1 और b1 का जो अनुपात रहेगा आपस में बराबर रहेंगे, बट c1 का इनके बराबर नहीं रहेगा। जब ये कंडीशन बनेगा तो हम बोलेंगे उस रेखाएं क्या हैं आपस में, रेखाएं क्या हैं आपस में? समांतर है, समांतर है तो कोई हल नहीं, और असंगत हैं। समपाती के लिए क्या हो जाएगा? समपाती के लिए आपका हो जाएगा a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये संपाति के लिए होगा, यानी संपाति अगर कोई रेखा है, दो रेखाएं संपाति हैं, दो समीकरण संपाति हैं, तो उनका जब हम अनुपात निकालेंगे तो तीनों अनुपात क्या आएंगे आपस में बराबर। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, संपाति रेखाएं, उसके अनेक हल होंगे और क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, संगत असंगत के लिए आपको सिंपल से बात समझ लीजिए कि समांतर रहेगा तो असंगत, बाकी दोनों कंडीशन में संगत रहेगा, बाकी दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, संगत रहेगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और आपको खूब मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि हम इतने अच्छे से समझा रहे हैं, कोई बात किसी बात को छोड़ नहीं रहे हैं, आपको A to Z बता रहे हैं। तो क्लियर है, अब क्या बोलें, है ना। तो चलिए इतना हो गया। अब देखेंगे बीजगणितीय रूप से हल, यानी बीजगणितीय रूप से जब हल करेंगे तो पहला क्या होगा आपका, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन मेथड विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधियों को देखेंगे। फिलहाल में आप जो हमने इतना बताया है ग्राफी विधि से, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 इन्हीं पर क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1 और 3.2 इतने में ही आपका क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।